हमारी लड़ाई तो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि ये बिल और इसकी 44 तरमीमात वापस नहीं लिया। बिल का फैसला होगा सरकार के ख़िलाफ़ में तो फिर आगे हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि ये कौन है, क्या कुछ बुनियाद पर तय होगा, वो नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है। जो शर्त मुल्क का कानून नहीं लगाता, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं वफ़ करना चाहता हूँ, आप कौन होते हैं रोकने वाले? कानून ये कहता है कि 12 साल तक जिसका कब्ज़ा है वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी अगर उस जिसकी प्रॉपर्टी है अगर उसने उसको चैलेंज नहीं किया तो। आपने कानून लाया, आपने तरमीमात पेश की, आपने इस पर इतना काम किया, आपने जेपीसी चलाई, तो अब आपको और वक्त किस बात के लिए चाहिए? बस कुछ नहीं है, वो यही चाहते हैं कि किसी तरह तूल दिया जाए, किसी तरह आगे बढ़ाया जाए मामले को और फिर दूसरे रास्तों से चोर दरवाज़ों से। अच्छा, जितनी वक्फ बाई यूज़र की प्रॉपर्टी हो या वक्फ के डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हों या हुकूमत का उस पर दावा हो, कई इश्यूज़ हैं जिस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करना है। मेरा टाइम्स में खुशामदीद। आज का दिन उन तमाम लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत वाला दिन रहा है जिन 73 लोगों ने याचिकाएं लगाई थी या उससे ज़्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, क्योंकि ये लड़ाई सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी और ऐसी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ राहत की सांस ज़रूर मिलेगी। जो कुछ अंतरिम स्टे आया या फैसला आया उसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या राय है वो जानने के लिए मैं आज कासिम इलियास रसूल साहब के पास हूँ। मैं जानना चाहता हूँ सर, ये जो अंतरिम आदेश आया इसको लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या राय है? देखिए, हम समझते हैं कि हमको एक दो मामलात में राहत मिली है और हमें ये अंदेशा था कि अगर ये राहत आज नहीं मिलती तो जब तक कि ये फ़ैसला आता इसी दरमियान में पूरा खेल हो जाता। जितनी वफ़ की इमलाक है, बिलखुसूस वो इमलाक जो वक्फ बाई यूज़र की कैटेगरी में आती है, उसको ये हुकूमत हथिया लेती और कुछ ना कुछ तनाज़ात डिस्प्यूट खड़ा करके इनके साथ में खिलवाड़ हो जाता। इसी तरह से ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हुकूमत के कब्ज़े में हैं और हुकूमत उसको अपने डिज़िग्नेटेड ऑफिसर के ज़रिए से हथियाना चाहती है, उस पर भी रोक लग गई है। इसी तरह से हम ये महसूस करते हैं कि ऐसी तमाम प्रॉपर्टीज़ जो किसी न किसी वजह से यानी आप समझ सकते हैं कि वो हुकूमत उसके साथ खिलवाड़ कर सकती थी, उन तमाम पर उन्होंने रोक लगा दी है। यानी ये राहत ज़ाहिर बात है कि अगले फ़ैसले तक है और ये भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर समाअत है ये मसला। तो हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खासा बोल्ड डिसीजन लिया है कि उसने महसूस किया कि भाई ये वक्फ बाई यूज़र की प्रॉपर्टी हो या वक्फ के डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हों या हुकूमत का उस पर दावा हो, ऐसी तमाम प्रॉपर्टी के सिलसिले में ये फ़ैसला आ गया कि अभी ये कानून इन पर नाफिज नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कहा गया कि ये जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है और वक्फ बोर्ड है, इसमें भी इन्होंने जिस तरह मनमाने फ़ैसले किए थे कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड की जो ऑटोनॉमस हैसियत थी उसको ख़त्म कर दिया था और उसके अंदर पहले तो इन्होंने 2 की शोशा छोड़ा था कि 2 नॉन मुस्लिम होंगे, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो मुसलमान होने की शर्त थी वो हटा दी। इसका मतलब ये था कि वक्फ बोर्ड में भी और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अंदर हुकूमत जिसको चाहती नॉमिनेट कर देती, जिस नॉन मुस्लिम को। और अब यकीन रखिए कि जो लोग आते उनमें से अक्सरियत आरएसएस के लोगों की होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर है कि ये 2 संगीन मामलात को महसूस किया और 2 मामलात पे उन्होंने स्टे दे दिया। हमारा मानना ये है कि अभी और ऐसे कई इश्यूज़ हैं जिस पर फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट करना है। एक तो मसला ये है कि ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशन से एग्जेम्पशन है वो तमाम हिंदू टेम्पल को हासिल है, तमाम गुरुद्वारों को हासिल है, हुकूमत की प्रॉपर्टीज़ को हासिल है, दूसरे तमाम वक्फ बोर्डों को हासिल है, दूसरी मज़ाहिब के। आपने हमसे छीन लिया है, तो ये भी गलत है, ये भी वापस होना चाहिए। इसलिए कि ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है और इस बात का अंदेशा है कि वो जो है ये उस पर ये दावा करेंगे कि अब चूँकि वो लॉ ऑफ लिमिटेशन से वो एग्जामिशन ख़त्म हो गया तो वो दावा करके उस पर वापस ले लेंगे। इसलिए कि वो कानून ये कहता है कि 12 साल तक जिसका कब्ज़ा है वो प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी अगर उस जिसकी प्रॉपर्टी है अगर उसने उसको चैलेंज नहीं किया तो ये एक मसला अहम है जिस पर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना चाहिए। अच्छा, इसको संवैधानिक और ऐतिहासिक जीत कहा जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, असल में ऐतिहासिक जीत तो उस वक्त होगी जब ये पूरा कानून वापस लिया जाए। इसलिए कि ये कानून बुनियादी तौर पे ये कानून यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ है, ये मजहबी आज़ादी के साथ खिलवाड़ है, ये तफरीक़ पर और इम्तियाज़ पर मबनी है, डिस्क्रिमिनेटरी है। इसलिए हम समझते हैं कि पूरा कानून ही इस लायक है कि उसको वापस लिया जाए। जब तक कि पूरा कानून वापस नहीं ले सकता हम उसको ऐतिहासिक नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल हम कह सकते हैं कि एक उबूरी राहत हमको मिली है। ठीक है सर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 73 या उससे ज़्यादा याचिकाएं थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सिर्फ 5 याचिकाओं पे जो है वो सुनवाई होगी।
कौन तय करेगा कि किसकी वो याचिकाएं होंगी, कौन सी याचिकाएं होंगी जिन पर वो सुनवाई होगी? नहीं, वो तो नाम आ गए उनके 5 लोगों के। कौन कौन? उसमें अरशद मदनी साहब की याचिका है, असदुद्दीन अवैसी साहब की याचिका है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की याचिका है और 2 और लोगों की याचिका है। अच्छा, और एक सवाल यहाँ पर सर ये है कि मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ, इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहरीक को कोई नुकसान पहुंचा? देखिए नहीं, अभी आपको बता दूँ आपको मैं कि देखिए मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ है, जी। उसको भी आपको एक नज़र देखना चाहिए। आप मुझे बताइए कि ठीक है, अगर हम ये मान के चलते कुछ लोग जोश में कुछ गलत काम कर बैठे, तो हुकूमत ने इससे ज़्यादा यानी लोगों को उकसाने वाले, गालियाँ देने वाले, नारे लगाने वाले, मस्जिदों के सामने डीजे बजाने वाले, ऐसे कई मामलात हमारे मुल्क के अंदर सामने आए हैं। लेकिन उनके ख़िलाफ़ ना तो लाठीचार्ज हुआ कभी, ना आंसू गैस चलाई गई, गोली तो दूर की बात है। तो आपने इन बच्चों के ख़िलाफ़ ना आंसू गैस का इस्तेमाल किया, ना लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, उठा के गोली चला दी जी। और हमारे 4 बच्चे शहीद हो गए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अप्रोच गलत है। हाँ, मैं इसके लिए यानी टीएमसी हुकूमत को ज़िम्मेदार मानता हूँ और ये ज़िम्मेदारी है टीएमसी हुकूमत की कि जिन लोगों ने गोली चलाई उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और उन बच्चों को जो शहीद हुए हैं उनको कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए उनके ख़ानदान के लोगों को। एक बात। दूसरी बात मुझे कहना है कि ये जो वाक़या हुआ है उससे जज्बात सर्द नहीं हुए हैं। अभी हमारा 26 तारीख को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बड़ा जलसा ब्रिगेड ग्राउंड में हो रहा है कलकत्ता के अंदर। हमें उम्मीद है कि वो अब तक जितने जलसे हुए उन सबसे कामयाब जलसा होगा। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये जो एक्ट है ये असंवैधानिक है और इसकी लड़ाई जारी रहेगी। अगर देखा जाए जिस तरह का अंतरिम फैसला आया है या जो भी कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट से आज, तो इसको लेकर प्रोटेस्ट का जो मामला है वो कब तक रुकेगा या ऐसे ही जारी रहेगा? ये प्रोटेस्ट उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक कि ये कानून वापस नहीं लिया था। ये जितनी 44 तरमीमात जी। 2000 यानी 1995 के कानून में लाई गई हैं, उसको जब तक वापस नहीं लिया जाता उस वक्त तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आप लोगों की मांग थी कि पूरा कानून रिजेक्ट किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट नहीं किया, सिर्फ 2 जो मुद्दे थे उन्हीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे दिया। इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये तो अबूरी फैसला है, ये इंटरिम जजमेंट है, इसको आप फैसला मत मानिएगा। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हर मसले पे बहस होगी, हर मसले पे दोनों तरफ के पक्ष के दलाइल आएंगे। लेकिन कानून पे तो रोक नहीं लगाई है सब सुप्रीम कोर्ट ने, सिर्फ 2 ही मुद्दों को उठा लिया जिसकी ज़्यादा बात भी हो रही थी कि गैर मुस्लिम जो है वो एंटर नहीं करना चाहिए और इसमें मेंबर नहीं बनना चाहिए, नियुक्ति ऐसे नहीं होनी चाहिए। इन बातों को लेकर जिनको हुई थी उस पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, देखिए अगर आप ये जो वक्फ इमलाक पर जो स्टे लगाया है वो सिर्फ वक्फ बाय यूज़र तक महदूद नहीं है। हाँ। वो उन तमाम इमलाक तक भी महदूद है जिसको हुकूमत हथियाना चाहती थी। मिसाल के तौर पे हुकूमत का ये कहना था कि जो वक्फ इमलाक हुकूमत का दावा जिसके ऊपर है वो वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा, वो हुकूमत का डिजिग्नेटेड ऑफिसर तय करेगा। इस पर रोक लग गई इस फैसले से। ये ऐसी प्रॉपर्टी जो लॉ ऑफ लिमिटेशन के तहत में कब्ज़ा हो जाता, अब अगर इस कानून को लागू किया था उस पर रोक लग गई इस फैसले के ज़रिए से। तीसरी बात ये कि ये जो 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 वक्फ की प्रॉपर्टी अदालतों के अंदर लिटिगेशन का शिकार है उस पर रोक लग गई इस फैसले के ज़रिए से। फिर इसके साथ साथ जो है यानी ऐसी ये जो दूसरा मसला था कि वक्फ बोर्डों के अंदर मनमानी तब्दीलियां कर दी जाए और सेंट्रल वक्फ काउंसिल मनमानी तब्दीली कर जाए, इस पर रोक लगी। तो ये 2 बड़े अहम फैसले हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। अच्छा। लेकिन अब बाकी जो मसले हैं, मतलब ये कि वाकिफ़ जो है वो 5 साल, वो एक ऐसा इशू नहीं है कि वो बहुत ही यानी उस पर कोई इमीडिएटली कोई मसला खड़ा होगा। ठीक है, ये लड़ा जाएगा आइंदा, यानी 5 साल की मुद्दत के बजाय उसको बढ़ाया जाएगा। इसी तरह से इसमें कई ऐसे मामलात थे जिनकी हैसियत जुज़वी नौइयत की है। 2 बड़े अहम मामलात को आज सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम जजमेंट दे के रोक दिया है। अच्छा, बीजेपी जिस तरह से शिद्दत के साथ वक्फ के पीछे लगी पड़ी है, अब ऐसी कौन सी कमियां रह गई कि जजिस को ये बताना पड़ रहा है कि हमें 7 दिन का टाइम और चाहिए इसको विस्तार से बताने के लिए, तो अब क्या बताने की कोशिश की जाएगी? देखिए, बुनियादी तौर पर ये आज जो सॉलिसिटर जनरल जो है ये मुसलसल ये कह रहे थे कि अभी आप कोई जजमेंट मत दीजिए, हम आपको 8 दिन के अंदर अपना पक्ष रखेंगे, बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल से आपने कानून लाया, आपने तरमीमात पेश की, आपने इस पर इतना काम किया, आपने जेपीसी चलाई, तो अब आपको और वक्त किस बात के लिए चाहिए? यही मैं पूछना चाह रहा हूँ। आपके पास तो वक्त पूरा मौजूद था। तो ये देखिए मैनिपुलेशन करने के तरीके होते हैं जिस वजह से वो मांग रहे थे। और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कल ही ये जजमेंट आया था,
कल ही सुप्रीम कोर्ट इंटरिम जजमेंट बहुत दिखवा जल्दी रहा कर दिया था, कल ही कर दिया था। हाँ, लेकिन उसी मौके पर इन्होंने इंटरफेयर करके कहा कि नहीं, हम कल तक आपके सामने कोई बात रखते हैं। आज तो कोई बात नहीं रखी ऐसी जी जिसके बुनियाद पे अब वो और मजीद 8 दिन का वक्त मांग रहे थे। जी तो मेरे ख्याल से देखिए, जिनके पास कुछ नहीं है वो यही चाहते हैं कि किसी तरह तूल दिया जाए, किसी तरह आगे बढ़ाया जाए मामले को, और फिर दूसरे रास्तों से, चोर दरवाजों से। अच्छा, जितनी जल्दी अभी ये अंतरिम आदेश आया है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो 5 तारीख को सुनवाई होनी है, तो क्या लगता है कि जब 5 तारीख को सुनवाई होगी वो कितनी लंबी चल सकती है, क्या अंदेशा है? देखिए, ये जो मामला है असल में अभी तो एक मसला ये भी है कि 14 मई तक के हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उसके बाद चीफ जस्टिस बदल जाएंगे, उसके बाद फिर बेंच बदलेगी, जो दूसरे चीफ जस्टिस उसमें शामिल होंगे। तो जाहिर बात है कि ये मामला काफ़ी तवील चल सकता है, और हमारा ख्याल ये है कि ये 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को ये जजमेंट देना चाहिए कि अगला आदेश आने तक, यानी ये बात कि जब तक कि पूरे फैसले पर कोई फ़ैसला ना हो जाता है, उस वक्त तक कि ये दो जो रोक लगाई गई ये बाकी रहेंगी, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ख्याल से देखिए अब तो देखिए हर मसले पे गुफ्तगू होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी बात ये की है कि इतनी सारी जो याचिकाएँ दाखिल की गई थी उनको 5 तक सीमित कर दिया। ये अच्छी बात कि है। सिर्फ, हाँ, अच्छी बात इस पहलू से है कि अगर आपने इतने सारे सभी क्या एक ही बात तो रही होगी सारी याचिकाओं नहीं, में? वो नहीं, अगर अलग अलग बात भी हो वो आप शेयर करें दूसरों से, जो 5 लोग जिनको बात करना है उनसे शेयर कर लें। इसलिए कि बात ये है कि अगर आप इतने सारे वकील खड़े करते हैं और सब बहस करना चाहते हैं तो फिर तो ये सालों चलेगा ये मुकदमा। तो ये अच्छा काम किया उन्होंने कि उन्होंने ये कहा भाई ठीक है, बाकी जो जो एप्लीकेशंस हैं उनको रिजेक्ट नहीं किया उन्होंने, उनको एज ए एप्लीकेशन मान लिया, लेकिन बहस सिर्फ 5 पर होगी। तो हमें उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह ये मुकदमा बहुत तवील नहीं चलेगा। अच्छा, ये जो स्टे हुए हैं 2 मुद्दों पर, इन 2 या 3 या 4 ऐसे कर दिए जाते हैं, संशोधन मान लिया जाता है उनको, तो उस पर कहीं ना कहीं संतुष्टि मिल जाएगी उन तमाम लोगों को जो याचिकाएं दिए हुए हैं, या फिर ये कहते रहेंगे कि जो पूरा बिल है ये पूरा निरस्त होना चाहिए? देखिए, हमारी लड़ाई तो उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि ये बिल और इसकी 44 तरमीमात वापस नहीं ली आती। हमारा मानना ये है कि ये बहुत ही शर्मंगेज़ तरीके से तरमीमात तैयार की गई हैं, और ये इसमें कई पहलू हैं, और ये यहाँ के लोगों को मुसलसल गुमराह कर रहे हैं कि वक्फ, यानी ये गुमराह, एक तो ये गुमराह कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है, नंबर 1, बेकार गलत बात। फिर ये कह रहे हैं कि साहब ये जो ट्राइब्यूनल है, ये ट्राइब्यूनल जो सरकारी ज़मीनों है उसका फ़ैसला नहीं करेगा, इसलिए वो जानते हैं कि ट्राइब्यूनल का फ़ैसला होगा सरकार के ख़िलाफ़ में तो फिर आगे हाई कोर्ट में जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो वो उस मामले को ख़त्म करने के लिए वो बीच में लाए थे कि यहाँ पे वो डेजिग्नेट, पहले तो कहा कलेक्टर करेगा, फिर बाद में कहा डेजिग्नेटेड ऑफिसर करेगा। तो जाहिर बात है कि अब उस पर भी रोक लगी है इस कानून के ज़रिए से, अभी जो फैसले के ज़रिए से। लेकिन बहरहाल ये कानून भी बहुत ही ख़राब है। तीसरी बात ये कि आप कह रहे हैं वाकिफ़ के लिए 5 साल की शर्त लगा दी आपने, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन है कौन नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि ये कौन है? क्या कुछ बुनियाद बताया होगा? नमाज़ पढ़ता है, रोज़े रखता है। जो शर्त मुल्क का कानून नहीं लगाता, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं वफ़ करना चाहता हूँ, आप कौन होते हैं रोकने वाले? मेरी उस ना शरीयत लगाती है कि आप नमाज़ पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते तभी आप कर सकते हैं। तो एक बात तो ये है कि ये भी एक गलत बात थी। तीसरी बात ये है इस कानून के अंदर में कि आपने ये कह दिया कि साहब नॉन मुस्लिम वक्फ नहीं कर सकेगा, गैर मुस्लिम क्यों नहीं कर सकेगा? अगर उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसका विल है कि देना चाहता है किसी काम के लिए, तो आप कैसे रोक सकते हो उसको? फिर इसके अंदर एक मसला ये भी है कि ये जो इम्तियाज़ इन्होंने बढ़ता है कि बहुत सारे वो प्रोविजंस जिससे जो हमसे छीने गए हैं वो आज की तारीख़ में वो सब दूसरे औक़ाफ़ को हासिल है। सिखों के औक़ाफ़ को हासिल है, हिंदुओं के औक़ाफ़ को हासिल है, या ईसाइयों के औक़ाफ़ को हासिल है। तो अगर आप ये मैसेज दे रहे हैं कि इसके बाद दूसरों का नंबर लग सकता है, तो मेरे ख़्याल से ये बात हमारे सिख भाइयों को भी, हमारे ईसाई भाइयों को भी और हमारे हिंदू भाइयों को समझ आनी चाहिए कि इस हुकूमत की हरीसाना निगाहें हर औक़ाफ़ के ऊपर लगी हुई है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखना यही रहेगा कि अब 5 तारीख में क्या उलटफेर होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो राहत है। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ? ये जो कुछ फैसला आया है, अंतरिम आदेश आया है, इसको लेकर वीडियो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।